जय शिव शक्ति। राधा राधा। आज ये जो वीडियो मतलब ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना दोस्तों, ये मेरे बेटे जो कि इंसान नहीं था, जो कि एक लैब्राडोर था, उसके ऊपर है, उसके श्रद्धांजलि के लिए है। लास्ट थर्सडे ब्रह्म मुहूर्त में वो हम सबको छोड़ के चला गया। मैं उसके डेथ को लेके ना कोई पोस्ट एक्चुअली देना चाहती थी, ना कोई वीडियो देना चाहती थी, जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे नहीं उसके डेथ को लेके कुछ भी बोलना, कुछ भी नहीं देना, पर क्योंकि उसकी मर्ज़ी, उसकी इच्छा, तो उसकी मर्ज़ी, उसकी इच्छा से मैं उसके डेथ के कुछ दिन बाद व्हाट्सएप पे उसके डेथ के बाद मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे पिक्चर डाली थी, मैंने कुछ लिखी नहीं थी। फिर मैं लास्ट मतलब थर्सडे कल था, तो वेडनेसडे को मैंने फेसबुक में एक डाली थी उसके बारे में, और आज मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरे यूट्यूब के लिए। उसकी इच्छा से मैं ये कर रही हूँ। बोले तो क्यों उसकी इच्छा से? क्योंकि माँ हूँ, 9 साल से ज़्यादा, मतलब 9 years 7 months, ऑलमोस्ट 10 years। मुझे नहीं मालूम मैं किस तरह बोलूँ या क्या बोलूँ, मुझे नहीं मालूम। मेरा बेटा ग्रीक जो चाहेगा कि माँ तुम ये बोलो, वही मैं बोलूँगी। मुझे तो बोलना ही नहीं था इसको लेके कुछ। उसकी इच्छा, उसकी मर्ज़ी से मैं बोल रही हूँ। गाइडेंस उसकी है, उसकी जो याद है, ये भूलना तो मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए कभी भी संभव नहीं। मैंने अपना बेटा खोया है और वो कभी भूला नहीं जाता। एक माँ ने एक बेटा खोया है, एक पिता ने एक बेटा खोया है, एक दीदी ने अपना भाई खोया है। तो कोई अपना, अगर इतना कोई अपना चला जाए तो ये कभी भी भूलने की बात नहीं है, और ना हम लोग कभी भी इस लॉस को, मतलब ये एक ऐसा लॉस है जिसको कभी मिटा नहीं सकते हम, और ना इसको कभी भूल सकते हैं। जब वो आए थे ना हमारे गोदी में, इतना सा छोटा सा नन्हा सा, कितना क्यूट और कितनी मतलब फास्ट मूवमेंट है उसकी, बहुत ज़्यादा चंचल, संभाल ही नहीं पा रहे थे। सबसे पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा, मैंने कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाई उस तरह से, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग से जुड़े हुए थे, तो बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ा हुआ रहना, उनके लिए काम करना, देखभाल करना, वो अलग बात है। लेकिन जब घर पे लाने की बारी आई, मेरे बेटी तब बहुत छोटी थी और मेरे हस्बैंड, मैं भी तब बहुत यंग थी, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हम ठीक ठाक थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक थे। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं नहीं लाना चाहती थी पहले, कि मैं बोल रही थी देखो मत लाओ, क्योंकि किसी को लाएंगे और लाने के बाद वो टिल डेथ, जब तक वो ज़िंदा रहेगा, वो एक छोटा बच्चे की तरह ही रहेगा, वो कभी बड़ा नहीं होगा। इंसान के बच्चे कुछ टाइम बाद बड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाते हैं,
मेरे ऊपर घर के इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसे ही है, मेरे को थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता खुद के लिए। फिर उसके ऊपर मैं एक ऐसे नहीं ला सकते डॉग के बच्चे, पप्पी नहीं ला सकते, क्योंकि उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगी, और ऐसा होगा कि जब तक उसकी ज़िंदगी रहेगी तब तक वो एक छोटा बच्चा ही रहेगा, और मुझे एक छोटे बच्चे को पूरी ज़िंदगी संभालना पड़ेगा। और पता नहीं कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, क्या मैं संभाल पाऊँगी। तो तब तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम सिर्फ उसको खाने के टाइम पे खाना दे देना, ठीक है, बाकी उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम संभाल लेंगे, मतलब वो और मेरी बच्ची वो दोनों मिलकर संभाल लेंगे। तो हालांकि ऐसा नहीं है, नहीं हुआ, और मेरे को मालूम था कि ऐसा होगा नहीं। वो खुद को नहीं संभाल पाते, खुद के कोई काम नहीं कर पाते, वो क्या संभालेगा। तो फिर मैंने सोचा कि ओके ठीक है, क्योंकि मेरा ना एक उस टाइम मेरा ऐसा ही था कि मेरा हस्बैंड, मतलब मेरा ऐसे ही स्टेट ऑफ माइंड था। मैं बोली थी मेरे हस्बैंड को कि देखो जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है, तुम्हारा सपना है, क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा ही बचपन गुज़रा, और मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ मेरे हस्बैंड का बचपन था। तो अनहैप्पी होम का चाइल्ड और अनहैप्पी एक बचपन, और जो कुछ भी मिला ज़िंदगी में उसका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। तो जिसके कारण जब ज़िंदगी में उनको प्यार मिला तो उन्होंने अपने प्यार को, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा, और उनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार दे, और कुछ नहीं चाहिए पार्टनर से, बहुत ज़्यादा उनका टेक केयर करे, प्यार दे, और फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वही रहे। मेरा हस्बैंड का ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड था। बाकी ज़िंदगी में देखो जो भी तुम्हें चाहिए मैं देख लूँगी, संभाल लूँगी, तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी मैं होना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए अपने पार्टनर से, फोकस पूरा मेरे ऊपर होना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की क्राइटेरिया नहीं था, डिमांड नहीं था, पर मेरे अंदर ऐसा भाव था कि बिल्कुल मेरा फोकस तुम्हारे ऊपर ही रहेगा, तुम मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगे, और बहुत ज़्यादा उनके हर चीज़ को समझना, उनके साथ रहना, साथ देना, मतलब पूरी तरह मेरी ज़िंदगी उनके इर्द गिर्द घूमना, ऐसा ही। तो इसीलिए मेरा एक थॉट था कि चलो कम से कम मेरे तरफ से उनको कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए, उनका जो भी मन की इच्छा है मैं वो सब जो वो मेरे सामने रखेगा, अगर पॉसिबल है कि मैं उसको पूरा मतलब उसको कंप्लीट कर पाऊँ, वो पूर्ण कर पाऊँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर ये मेरे क्षमता में है, पॉसिबल है, तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं 100% से ज़्यादा दूँगी, जितना हो सके मैं अपने हस्बैंड के लिए करूँगी, ऐसा मेरा थॉट था। तो मैं तब उस टाइम मेरा क्या ज़िंदगी थी कि सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरह 100%, अभी भी वही है, पूरी तरह 100% फैमिली को अपना समय देना। और अब जब मैं ये डिसीजन ले ली कि हाँ ठीक है, चलो मेरे हस्बैंड का इतनी इच्छा है, बच्चे की इच्छा है, मैं विलेन बन रही हूँ बीच में कि मैं बोल रही हूँ ना ना ना, काफ़ी टाइम से ना ना ना, मेरे को नहीं लाना, तो मैं विलेन बन रही हूँ। तो बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये डिसाइड की थी, डिसीजन मेरा ये था कि मुझे अपने हस्बैंड के हर इच्छा को रखना है,
तो बिल्कुल मैं वो पप्पी को मैं लेके आऊँ। चलो ठीक है, देखते हैं। तो लेके आई और नाम रखा ग्रीक। बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत चंचल, बहुत ही बदमाश, बहुत खूबसूरत। तो ऐसे बहुत तुरंत डिसीजन हमने ले लिया, बहुत क्विक। आसपास के पड़ोसी लोगों को बहुत तकलीफ़ ऐसे ही था, जिसके डॉग्स हैं वो घर के सामने पॉटी करते हैं और रास्ते की डॉग्स पॉटी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उन लोगों का डॉग्स को खाना खिलाना, डॉग्स का पॉटी, सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे ही पड़ोसी। उसके ऊपर मैं अपना डॉग को लेके गली में घूमूं और वो हर किसी के दरवाजे के सामने पॉटी करे, मेरे को नहीं चाहिए था झगड़ा झमेला, तो पॉसिबल नहीं था। तो उसको छत पे सूसू पॉटी करने का ट्रेनिंग भी मैंने ही दिया और ट्रेनिंग लेते लेते उसका 6-7 महीना लग चुका हो, ऐसा लगा 6-7 महीना। और ये 6-7 महीना पता है मेरा सुबह कैसा होता था? ज़मीन में बिस्तर लगा के सोती थी, ठीक है। मैं, मेरी बेटी और मेरे ग्रीक, मेरा सन, और मेरे हस्बैंड को नींद में बहुत लात मारने की आदत है, तो वो बिस्तर में सोते थे। और आसपास की एरिया जितना फ्लोर में बची हुई थी वो पूरे रात जाके उधर, मतलब बच्चा था ना, तो एक बार तो पॉटी नहीं करेगा, एक बार तो सुसु नहीं करेगा, तो इंस्टॉलमेंट पे जाके पॉटी करता था और उसी के ऊपर जाके सुसु करता था, और पॉटी और सुसु का पूरा एकदम नदी बन जाता था बाकी फ्लोर में घर पे, ठीक है। और मेरा सुबह ऐसा होता था कि मेरा आँख खुला, मैं देखी कि मेरे बिस्तर के आसपास पूरा पॉटी और सुसु का नदी है, और मैं कपड़े और बाल्टी लेके उसको साफ़ करती थी। ये मेरा मॉर्निंग का पहला ड्यूटी। उसके बाद पूरा दिन वो जिधर जिधर सुसु पॉटी करे मैं उसको साफ़ करूँ। पूरा दिन जिधर जिधर मैं घूमूं जाऊँ, वो मेरे ऐसे मानो कि किसी ने मेरे पीछे स्पाई छोड़ दी है, ठीक है। और वो स्पाई का एक ही काम है कि माँ किधर जा रही है, माँ क्या कर रही है। बाथरूम जाऊंगी तो दरवाजे के बाहर, ठीक है। खाना पकाऊंगी किचन में, मेरे सब्जी काट रही हूँ, पास बैठे रहेंगे, खाना पकाऊंगी, मेरे पीछे खड़े रहेंगे। थोड़ा भी अगर हिला उसको चोट लग जाए, इस तरह वो पीछे एकदम खड़े रहते थे। अगर पीछे नहीं खड़े रहते थे तो एक स्थान पे बैठा या सोया, कांस्टेंट मेरे को देख रहा था। वो हमेशा मेरे को देखती थी, पता नहीं क्यों, क्या देखती थी, पर कांस्टेंट पलक ना झपकाए और मेरे को देखते रहे। मेरे को बहुत अनईज़ी फील होती थी पहले पहले टाइम पे, जब नया नया था, कि तू क्या देखता है हर पल मेरे को, हर टाइम नॉन स्टॉप मेरे को देखती थी, नॉन स्टॉप मेरे को फॉलो करती थी, मेरे पीछे घूमती थी, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ ही हो, और उसके पीछे मैं भागती थी। जब वो मेरे पीछे ऐसे बैठे या सोया नहीं रहता था, तब मैं उसके पीछे पीछे भागती थी। क्यों? वो चादर फाड़ रहे हैं, वो जूता फाड़ रहे हैं, वो रिमोट खा रहे हैं, वो शोकेस को चबा रहे हैं, वो बिस्तर के जो वो वुडन पार्ट है उसको चबा रहे हैं। मैं उसके पीछे भाग रही थी, दौड़ रही थी। तो मैं कभी उसके पीछे भागती दौड़ती, कभी उसका सुसु पॉटी साफ़ करती, कभी उसको ट्रेनिंग देती कि देखो इधर आओ, इधर सुसु पॉटी करनी है। उसके लिए खाना पकाती, उसको खिलाती, उसको साफ़ करती, उसको नहलाती। ये पूरा मेरा एक लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस। उसको नहलाना, मतलब ये चीज़ वही रेजोनेट कर पाएंगे जिसके घर में अभी कोई ना कोई एक पप्पी है, ठीक है, जिन्होंने ला के रखा, अपना बच्चा बनाया, दिल से लगाया। वही समझ पाएगा ये बात मैं क्या बोल रही हूँ, इसका क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशन है, ठीक है। और ऐसे करते हुए कभी वो
ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, बीमार पड़ा, नहीं। वैसे बीमार तो वो एक्चुअली ज़िंदगी के आखिरी कुछ टाइम पे ही 2 साल पहले उसको उसका अटैक आया था, स्ट्रोक हुआ था। 2 साल बाद कुछ 2.5 मंथ पहले उसको स्ट्रोक आया, और उसके बाद जब वो गुज़र गए तो उससे पहले उसको बीच बीच में आता रहा। 2 साल पहले उसका लीवर ख़राब हुआ था, किडनी ख़राब हुआ था। 2 साल में तो हम ठीक ठाक ही थे। कुछ 2.5-3 महीने पहले उसका रिपोर्ट आया कि दोनों किडनी ख़राब है। लीवर उतना प्रॉब्लम नहीं था, पर दोनों किडनी ख़राब है। ट्रीटमेंट चल रहा था, पर फिर भी डिटोरिएट हुआ। इतना डिटोरिएट किया ट्रीटमेंट चलने के बावजूद कि कोई ट्रीटमेंट और हो ही नहीं सकता। उसका जाने का टाइम आया, वो चला गया। पर इसको अभी मैं जिस तरह बोल रही हूँ ना, इस तरह मैं ले नहीं पाई, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल मेरा बेटा, जिसको लेके मेरी ज़िंदगी पूरी तरह भाग दौड़ में थी, जो हमेशा मेरे को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखता था। हाँ ठीक है, उसके बाद वो जब 6 साल 7 साल का हो गया, तब थोड़ा भाग दौड़ कम हो गया, थोड़ा वो मैच्योर हो गया, थोड़ा वो उतना बदमाशी तो नहीं थे तब कि देखो ये चिबाना, वो खाना, ये करना, ऐसा तो वो नहीं थे तब। पर क्या है ना कि उसका जो एक, फिर भी तो वो एक बच्चा ही था ना, जो मुंह पे बोल नहीं पाता था। क्योंकि अगर 10 साल में आपका बच्चा बड़ा हो जाए ना, तो आपका बच्चा बोल पाता है कि मम्मी मेरे को फ़ीवर है, मम्मी मेरे को पेट में दर्द है, मम्मी मेरे को भूख लगी है या लगा है, मम्मी ये है, मम्मी वो है। वो सब कुछ, वो जब बीमार होता था, वो आँखों से बोलना चाहता था कि मम्मा मैं बीमार हूँ, तुम मेरे माँ हो, तुमको समझना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। तब वो चंचल, मतलब ऐसे तो बहुत ज़्यादा चंचल है, लेकिन जब वो बीमार पड़ जाता था ना, वो एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करता था, बहुत शांत हो जाता था। पर हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी रहते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम से उलझ रहे थे, तो हमेशा उसके एक्सप्रेशन से हमको समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोलना चाहता था। वो आया क्यों हमारी ज़िंदगी में? वो जिस टाइम आया, उस टाइम हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। गुस्सा नाक में हमेशा रहता था, ईगो बहुत ज़्यादा रहता था। पर हाँ, दिल में हमेशा प्रेम रहता था, दुर्बल इंसानों के प्रति, हमसे जो कम थे, मतलब उनके प्रति, पावर में कम थे, दुर्बल थे, एनिमल्स के प्रति मन में प्रेम था, करुणा दया का भाव था। पर जो नेगेटिव साइड था वो ये था कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा ईगो था, इस तरह का बॉडी लैंग्वेज था कि देखो भाई, अगर तुम हमको हर्ट करोगे तो जितना तुमने मेरे को हर्ट किया उतना हम तुमको रिटर्न में ज़रूर देंगे, ठीक है? तुमने मेरे को रुलाया तो हम तुमको ज़रूर रुलाएंगे, तुमने कभी हमको बेइज्जत किया तो हम तुमको बेइज्जत ज़रूर करेंगे। इस तरह का हम लोगों का एक नेचर था, बिहेवियर था। भले ही एक अच्छा साइड था, पर वो पॉजिटिव साइड जो था वो तो था, पर नेगेटिव साइड ये था। ग्रीक आने के बाद हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने हम लोगों का कार्मिक अकाउंट क्लियर करने में हेल्प किया, ठीक है? बहुत कुछ हुआ ज़िंदगी में,
ये ऑलमोस्ट 10 साल में, जो कि इस वीडियो में मुझे शेयर नहीं करना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पर उन्होंने, वो आया था इस टाइम के, उन्होंने बहुत अच्छे समय पे आए थे, पर जो अच्छा चीज़ उनको हमको देना था, बहुत कुछ हम अच्छा उनको दे सकते थे पर दे नहीं पाए। क्योंकि वो आए ही इसलिए थे क्योंकि ताकि बहुत सारा कार्मिक अकाउंट जो हमसे उनको क्लियर करवाना था, तो हम भुगत रहे हैं, तो वो भी तो भुगत रहे हैं ना। वो सब कुछ वो हम अगर अपने दिमाग में ले रहे हैं, वो पेन ले रहे हैं, हमारा सोल अगर वो चीज़, वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए जो पेन झेलना है, अगर हमारा सोल वो झेल रहे हैं, हमारे फैमिली झेल रहे हैं, तो वो हमारे फैमिली है, वो हमारे बच्चे हैं, तो वो भी तो झेल रहा था, उसका आत्मा भी वो चीज़ ले रहा था। उस टाइम बहुत ज़्यादा हम और भी स्ट्रीट डॉग से जुड़े, और भी ज़्यादा उनके साथ उनका सेवा, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेरी ज़िंदगी किस तरह सफोकेटिव था। घर में ग्रीक के पीछे, बाहर और भी ज़्यादा जो स्ट्रीट एनिमल है उसके पीछे, मतलब मेरे से सेवा करवाया जा रहा था। सेवा की भाव मन में अभी भी है, अभी भी बरकरार है, तब भी था। पर ज़िंदगी ऐसा होता है ना कि आपके मन में करुणा है, प्रेम है, दया है, सेवा की भाव है, पर ज़िंदगी में ना एक पल ऐसा आता है कि आपके मन में है, पर इतनी ज़्यादा उसका प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, इतनी ज़्यादा आपसे वो चीज़ करवाया जाता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सफोकेटिव हो जाता है, बहुत दम घुटता है, सांस नहीं ले पाते हो, रोने का भी टाइम नहीं है, आपके खाने का टाइम नहीं है, नहाने का टाइम नहीं है, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, इतनी ज़्यादा कार्मिक अकाउंट क्लियर होना, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्ट्रीट एनिमल के पीछे भागना दौड़ना, इतनी ज़्यादा कार्मिक लोगों से पाला पड़ना, इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें होना कि जिसके कारण मेरा भी एक टाइम बुद्धि भ्रष्ट होना, जिस तरह की मैं नहीं हूँ उस तरह की थॉट दिमाग में आना, बहुत कुछ मैं बता नहीं सकती क्या क्या ज़िंदगी में हुआ, क्या क्या कार्मिक अकाउंट क्लियर करना पड़ा। और वो जो टाइम था, वो टाइम मेरे बेटा ग्रीक जो है बहुत ज़्यादा हमारे साथ रह के उस चीज़ों को झेला, उस पेन को झेला। एक टाइम ऐसा था हमारी ज़िंदगी में कि अगर वो ना रहते ना हमारी ज़िंदगी में, तो शायद हमारे परिवार में कोई ना कोई सुसाइड कर लेता। ऐसा थॉट मेरे बेटी का भी आया था। ग्रीक थे तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हीलिंग मिल रहा था। मेरे हस्बैंड का भी ऐसा ही था। मेरा भी ज़िंदगी में ऐसे बहुत पल आए कि ग्रीक थे, इसीलिए मैं घर परिवार के साथ थी। ऐसा पल मेरे, मतलब हमारे फैमिली में हर किसी के ज़िंदगी में रहना और परिवार के साथ रहने का एक कारण था ग्रीक। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करूँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत लंबा स्टोरी है। ज़िंदगी मेरी ऐसी है, और ये जो 10 साल मेरा ऐसा गुजरा, 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी और मेरे हस्बैंड का हुआ, वो बहुत ज़्यादा एक ब्लॉकबस्टर हिट ऐसा दे, इस तरह का एक फिल्म बन सकता है। और ग्रीक जब, मतलब बीच में ऐसा भी हुआ कि परिवार बिखरा, अलग हो गए हम सब, पर
ग्रीक उस टाइम मेरे हस्बैंड के साथ स्टिल वो थे। सिचुएशन मानो कि कितना भयंकर हुआ कि जो वाइफ का इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड है कि वो वाइफ अपने हस्बैंड का हर एक इच्छा को रेस्पेक्ट दे, जिसके फोकस सिर्फ उसके मतलब फैमिली है, प्रायोरिटी उसके फैमिली है, उसका हस्बैंड है, उसका बच्चा है, वो ही वाइफ एक टाइम उसके साथ नहीं थे, तो आप मतलब समझ नहीं पाओगे कि कितने भयंकर सिचुएशन क्रिएट हुआ था कि नहीं थे इसलिए नहीं थे कि उनको रिश्ता तोड़ना था, इसलिए नहीं थे क्योंकि वो नहीं रह पा रहे थे किसी भी तरह वो नहीं रह पा रहे थे। सिचुएशन ऐसा ही कुछ क्रिएट हो चुका था। बहुत कोशिश करने के बावजूद, मतलब ये 2 साल से बीच में ऐसा सिचुएशन चल रहा था। उस टाइम मेरे हस्बैंड का दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो सिचुएशन ऐसा 2 साल बहुत कोशिश करने के बावजूद कि वो 2 साल क्या मेरी ज़िंदगी थी, अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो मतलब 10 साल तो था ही। 10 साल के बीच एक समय था जो कि कुछ बहुत बुरा था, और उसी बुरा जो समय है उस समय के बीच और भी बुरा समय 1-2 साल का था। ऐसा कि तकलीफ़ एक है, उसके ऊपर और तकलीफ़, ठीक है, 10 साल का एक तकलीफ़, उसके ऊपर बीच में कुछ 6 साल 7 साल में कुछ तो तकलीफ़, वो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। उसके बीच में एक 3-4 साल का कुछ एक्स्ट्रा और भी तकलीफ़, उसके बीच में 2 साल में और भी बहुत ज़्यादा कुछ हो गया। तो ऐसे ऐसे प्रमोशन होता रहा मेरे तकलीफ़ के, मेरे स्ट्रगल के, मेरे कार्मिक अकाउंट क्लियर के, मेरे प्रॉब्लम का ऐसे ही प्रमोशन होता रहा। और इस बीच मेरे स्पिरिचुअल जर्नी का भी प्रमोशन होता रहा। और ये पूरा टाइम ग्रीक मेरा बेटा मेरे साथ और मेरे फैमिली के साथ अगर ना रहता तो पता नहीं, हम लोग शायद पूरा ख़त्म हो जाते, शायद पूरा बिखर जाते, नहीं पूरा फैमिली ही डिस्ट्रॉय हो जाता। तो ऐसा एक सोलमेट, एक सोल कनेक्शन ग्रीक का मेरे पूरे फैमिली के साथ, और उसके साथ साथ उन्होंने आके हम लोगों को पूरा चेंज करके गया। वो हमारे फैमिली को एक करके गया, वो हम लोगों के बिहेवियर को चेंज करके गया, हम लोगों के थॉट प्रोसेस को चेंज करके गया, हम लोगों के बहुत सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर करके गया। और जब उनके सोल को ऐसा लगा कि अभी मेरा जो काम था मैं ख़त्म कर दिया, तब वो चला गया। और ये बात जो अभी मैं इतनी इजी बोल रही हूँ ना, ये इतना इजी था नहीं मेरे लिए ये 7 डेज़ पे, क्योंकि ये 7 डेज़ में मैं कितनी रोई, कितनी तड़पी मेरे को मालूम है। आज भी सुबह मैं रो रही थी। उसके मेमोरी को भूलना, बोले नहीं, जितना मुझे डिटैचमेंट सिखाया था वो सब कुछ ऐसा हुआ 7 डेज़ में कि वो सब कुछ पता नहीं किधर चला गया। मैं भोले को बोली कि माता सती जब चले गए थे आप भी तो बहुत ज़्यादा बिखर गए थे, तो मैं भी आपकी बच्ची बिखर गई थी, नहीं संभाल पाई मैं खुद को, क्योंकि माँ ने बेटे को जाते हुए देखा अपने हाथों के ऊपर, अपने गोदी के ऊपर, अपने आँखों के सामने, और इंस्टॉलमेंट में बार बार उसका जो लाइफ निकलता हुआ देखना, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती क्योंकि शायद ग्रीक नहीं चाहता, ठीक है। तो उसके बॉडी से उसके प्राण जाते हुए इंस्टॉलमेंट पे बार बार दिखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइटर था मेरा बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग, वो बहुत फाइट कर रहा था, क्योंकि उसके सोल को पता था कि अभी हमको जाना है,
पर वो ग्रीक एक लैब्राडोर के शरीर में जो था, मेरा बेटा था वो, और उसको अपने माँ को छोड़ के, उसको अपने पापा को छोड़ के, अपनी दीदी को छोड़ के नहीं जाना था। तो 2 किडनी खराब हो जाने के बावजूद जो उसका स्ट्रगल है जीने का, जो वो कर रहे थे मेरे आंखों के सामने, क्योंकि उसको जीना था। लैब्राडोर के शरीर में मेरे बेटे को जीना था, क्योंकि वो अपने माँ को, अपने पापा को, अपने दीदी को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। तो वो जो स्ट्रगल कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो मैं देख रही थी, उसको मैं झेल रही थी। वो पानी भी उगल रहे थे और मैं मतलब मुंह पे उसका वो अटक जाएगा, इसके लिए बार बार पानी को चाटना, और वो नहीं रख पा रहे थे तो उसको उगल रहे थे, उसको उल्टी कर रहे थे, उसको साफ़ करना, पॉटी ऑटोमेटिकली हो रहा था। कुछ नहीं खाया उन्होंने, मतलब उसने सब कुछ रिजेक्ट कर दी थी। उसने वो ऑलमोस्ट 1 मंथ बिना कुछ खाए ज़िंदा था मेरा बेटा, क्योंकि वो कुछ खा नहीं पा रहे थे। जब तक उसका मतलब वो सैलाइन चल रहा था फिर भी ठीक है, उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि हमको सैलाइन बंद करना पड़ा, क्योंकि कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है सिर्फ। और वो सैलाइन, और मतलब उसके हाथ में इतना दर्द होता था ना, वो सैलाइन और कितना ले भी नहीं पा रहा था, पर फिर भी झेल रहा था वो सैलाइन को। लास्ट में एक समय ऐसा आया कि वो सैलाइन को हमको बंद करना पड़ा, क्योंकि हम उसको सैलाइन दे के शायद और एक 7 डेज़ का एक्स्ट्रा लाइफ देते, लेकिन वो लाइफ ऐसा लाइफ कि वो सैलाइन लेने के बाद भी सब कुछ उल्टी कर रहा है। पूरा दिन वो थोड़ा रुक के उल्टी कर रहा है, पूरा दिन। उन्होंने लास्ट 2 हफ्ता पूरा उल्टी करके जिया। इधर उधर पोटी हो रहा है, उल्टी कर रहे हैं, नॉन स्टॉप उल्टी कर रहे हैं, और नॉन स्टॉप मैं वो 2 हफ्ता उल्टी साफ़ कर रही हूँ। कुछ नहीं खा रहा है, सैलाइन ले रहा है, उल्टी कर रहा है, सैलाइन से मेडिसिन जा रहा है, उल्टी कर रहा है। अगर मैं उसको मेडिसिन खिलाऊँ तो उल्टी कर रहा है, वो पानी चाट रहा है, उल्टी कर रहा है, क्योंकि वो तो खाना रिजेक्ट कर रहा है, कुछ नहीं खा पा रहा है। उसके स्ट्रगल, उसके फाइट देखने लायक और सीखने लायक। बहुत सारे मैं डॉग को देखती हूँ या एनिमल के देखती हूँ कि अंदर बहुत प्रॉब्लम है तो मुंह से आवाज़ निकलता है, और उसके मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकलता था। इतनी ज़्यादा क्षमता थी उसको पेन झेलने की। हम देख रहे थे कि धीरे धीरे ख़त्म होते हुए उनको आंखों के सामने। उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा था, एक टाइगर जैसा था। वो लंबा बहुत ज़्यादा था और बॉडी स्ट्रक्चर बहुत उसका ना फैला हुआ था। तो उसको सब बोलते थे कि टाइगर है, कितना बड़ा है, ये डॉग है। दूर से मतलब उसका नेचर ऐसा कि 10 साल में, ऑलमोस्ट 10 साल, और 10 साल में उसने किसी को नहीं काटा, किसी को नहीं। पर उसका चेहरा इतना बड़ा था ना कि सामने से जो भी दिखता था ना डर जाता था। पर वो बहुत ज़्यादा प्यारे था, बहुत लवली नेचर का था। वो कभी किसी को नहीं काटते थे। हाँ, कभी कभी भौंकते थे, किसी इंसान की एनर्जी नेगेटिव है तो उसको देख के समझ लेते थे और भौंकते थे कि जाओ इधर से, तुरंत जाओ। नेगेटिव नेचर के लोगों को वो नहीं पसंद करता था तो भौंक देते थे। और जो लोग उसको देख के बेवजह डरते थे तब भी थोड़ा भौंक देते थे कि डरो मत, क्यों डर रहे हो, मैंने कुछ किया क्या तुमको, इस तरह से। बाकी वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, उसने कभी किसी को नहीं काटा, कभी नहीं। उसको वैक्सीन दो, उसको सैलाइन दो, कुछ भी करो, कभी नहीं काटता था। हम उसके ऊपर कूदते थे, वो इतना बड़ा
था ना उसका बॉडी एकदम टाइगर जैसा, तो मैं मेरी बेटी ना उसको एक गद्दी के तरह बिस्तर में ऐसे लेटा कि उसके ऊपर हम कूद जाते थे। तो ये मेमोरी शेयर करना था ग्रीक का। ग्रीक चाहते थे शायद नहीं, एक्चुअली हाँ। और वो पूरा मम्मास बॉय था, वो अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहते थे। और मैंने उसको फिर समझाया कि बेटा तो बहुत कष्ट हुआ, पर मैंने उनको समझाया लास्ट मोमेंट जब चल रहा था। और मेरे को मालूम था कि वो जाएगा, वो फ़ाइट जो कर रहा था वो फ़ाइट आँखों के सामने देखना पॉसिबल नहीं था। और मैं 24/7 उसके साथ थी ना। बाकी लोगों का फिर भी तो कुछ ना कुछ काम था, ऑफिस था, काम था। मेरा तो मैं तो बेकार हूँ, तो 24/7 उसके साथ ही हूँ। उसके हर स्ट्रगल को, हर फाइट को आँखों के सामने देखना। और उसको हम सब ने धीरे धीरे ख़त्म होते हुए देखा, पर मैंने सबसे ज़्यादा देखा कि एक टाइगर जैसा बहुत बड़े स्ट्रक्चर का एक डॉग बिना खाए पिए कैसे चल रहा है, कैसे वो दुबला हो रहा है, कैसे उसके स्ट्रक्चर आँखों के सामने ट्रांसपेरेंट हो रहा है। सिर्फ उसका चमड़ी था, बाद में हड्डी तो दिख रहा था, और फिर भी वो चल रहा था, फिर भी वो चल रहा था। फिर एक ऐसा टाइम आया कि वो जिस दिन 27 नवंबर को वो चला गया ना, तो 25 नवंबर तक वो फिर भी चल रहा था बिना खाए पिए। 26 को वो लड़खड़ा रहा था, वो गिर रहा था, वो चल नहीं पा रहा था। पर फिर भी वो क्या कर रहा था ना, घर से बाहर वो जाके हमारे जो ग्राउंड है उस पे वो पॉटी और उल्टी कर रहे थे बार बार, क्योंकि वो देख रहा था कि माँ को बहुत कष्ट हो रहा है। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि माँ को बार बार ऐसे उल्टी और पॉटी साफ़ करना पड़ रहा है। तो वो चल नहीं पा रहा है, वो चलते हुए गिर जा रहा है, लेकिन फिर भी गिरते गिरते, उठते उठते, संभलते संभलते बाहर जाके वो पॉटी और उल्टी कर रहे थे ताकि माँ को साफ ना करना पड़े। ऐसे था मेरा बेटा। और मम्मास बॉय था। मैंने उसको समझाया कि बेटा छोड़ दे इस शरीर को, क्योंकि मैं देख रही थी उसकी जर्नी। तो मैंने उसको, मेरे बेटे को रिक्वेस्ट की, बेटा छोड़ दे अपने शरीर को, छोड़ दे, इस शरीर में और कुछ नहीं रखा। तू ना खा पाएगा, ना पानी पी पाएगा, ना खाना खा पाएगा। इस तरह से तू जी नहीं पाएगा। तू छोड़ दे अपने बेटे को, अपने शरीर को। कोई पूरे ज़िंदगी नहीं रहता, पापा भी नहीं रहेगा, माँ भी नहीं रहेगा, उसको भी एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा ये दुनिया। तू छोड़ दे अपने इस शरीर को, तू नया शरीर ले ले, तू नया जन्म ले, नया शरीर ले। तू ये डॉग का शरीर छोड़ दे जिस पे जो अभी खराब हो चुका है। तो ऐसे समझाया मैंने एक पूरा दिन। उसके बाद बार बार उसका ऐसा हो रहा था कि जान अभी निकल जाएगा। उसके ऐसे शरीर में कष्ट हो रहे थे, उसके चेहरा देख रहे थे, उसके जड़क देख रहे थे, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन देख रहे थे, पर मुंह पे उसका कोई भी शब्द नहीं था, एक बिल्कुल भी नहीं। और वो फाइट कर रहा था बार बार। मेरे बेटे ऑफिस जा रहे थे, उस हालत में भी उठ के दरवाजे के सामने आया कि शायद दीदी जब ऑफिस से लौटे मैं ना रहूं तो एक बार दीदी को जाते हुए देख लो। सोचो, एक इंसान से भी ज़्यादा प्रेम और ज़्यादा इमोशन। उसके बाद भी
वो प्रॉब्लम से फाइट कर रहा था, मैं उसको समझा रही थी। बहुत कुछ चीज़ पूरा दिन हुआ 26 को 26 को भी एक वीडियो मैंने अपनी बेटी को व्हाट्सएप में भेजा कि देख, वो बाथरूम में जाके उसके लिए साफ़ पानी रखा हुआ है, फिर भी वो बाथरूम में जाके बाल्टी से पानी पिया और अपना सर को भिगाया। तो वो लास्ट वीडियो था मेरे बेटी को मैंने जो सेंड किया, ग्रीक का लास्ट वीडियो था वो। और उधर देख के भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं डालूंगी ये बात, जिधर बोल रही उधर उस वीडियो को मैं डालूंगी। आप लोगों को देख के समझ में नहीं आएगा कि इसका 2 किडनी खराब है और ये इंस्टॉलमेंट पे मौत के साथ फाइट कर रहे हैं, और बार बार ऐसा पेन हो रहा है कि अभी इसका ज़िंदगी निकल जाएगा, और वो फाइट कर रहे थे। और उसको कुछ दिन पहले से पता चल गया था कि वो नहीं टिकेगा, क्योंकि उसको ना दिखाई दे रहा था कि एंजल्स आ गए थे उनको लेने के लिए। और क्योंकि मैं अब एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ तो मेरे को ये चीज़ समझ में आता था। वो जिस दिन वो 27 नवंबर को चला गया, और 24, 5, 6 हाँ 24 को या 25 को वो सोया हुआ था ज़मीन पे, और मतलब उल्टी किया, थक गया उल्टी करते करते, और तब उस टाइम पे वो सोया हुआ था। और उसके माथे के सामने मैंने एक पोर्टल को देखा कि पोर्टल खुला हुआ है, और मेरे को राधा रानी ने ये दिव्य उस टाइम वो एक अलग ही दृष्टि दे दिया कि मैं उस पोर्टल को देख पाऊँ। मैंने देखा कि उसके माथे के सामने एक पोर्टल ओपन है, खुला हुआ है, पर वो पोर्टल तब इनएक्टिव था, डेड पोर्टल था, उस पर कोई हलचल नहीं था, लेकिन पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका था उसके डेथ के जस्ट 2 दिन पहले। तभी मेरे को क्लीन एंड क्लियर समझ में आ गया था कि अभी वो शायद आज या कल या परसों चला जाएगा। क्लीन एंड क्लियर समझ में आ गया था। उसके बाद से मैं उसको 26 को समझाई, बेटा छोड़ दे और फाइट मत कर। ट्वेंटी 26 को लास्ट वो ग्राउंड पे उतरा पॉटी करने के लिए, शाम को, रात को, और वो खुद को संभाल नहीं पाए और गिर गए। पूरा दिन तो वो गिर रहे थे, उठ रहे थे, पर वो जो रात को गिरा ना, उसके बाद वो चल नहीं पाया 26 के रात को। और उस टाइम उसी वक्त वो चले जाते, पर मैंने पानी, मतलब वो बहुत फाइट चल रहा था, मैं पानी लेके आया, उसके मुंह पे दिया, छिड़काया, उसके पॉटी किया था तो पीछे को मैं पानी से धोया, साफ़ किया, मुंह पे छिड़काया, और हम लोग सामने थे। तो उस टाइम वो एक ऐसा ट्रिगर था, एक ऐसा सिग्नल था कि बाबा तुम काम पे मत निकल जाओ, क्योंकि मैं अभी और कुछ ही वक्त का मेहमान हूँ। तब मेरे बेटे ऑफिस से लौटा नहीं था। वो सीन देखने के बाद मेरा हस्बैंड काम बोला कि कैसे जाओ, मैंने बोला मत जाओ, मत जाओ। मेरे हस्बैंड मोर देन 500 का इंग्लिश टीचर थे, मतलब हम लोगों का खुद का इंग्लिश ट्यूटोरियल था, और वो मोर देन 500 का टीचर था, एक लौता टीचर, इंग्लिश टीचर। और वो खुद ही सारे स्टूडेंट्स और उसके, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स और उसके गार्जियन सब वही डील करते थे। पर लाइफ के बहुत सारे सिचुएशन जो है चेंज हुआ, बहुत कुछ हुआ, उन्होंने वो छोड़ दिया, वो नहीं पढ़ाते हैं आप, अभी वो उबेर चलाते हैं रात को।
और वो फेसबुक में पढ़ाते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। उसका भी बहुत स्ट्रगल, वो अभी किसी दिन, किसी और दिन, ये किस्सा किसी और दिन। तो मैंने बोला मत जाओ, ना जाओ। मेरे बेटी उस टाइम तो वो खुद को मतलब ग्रीक ने खुद को संभाल लिया, क्योंकि तभी उसका दीदी ऑफिस से नहीं आया था, तो उसको जाना नहीं था उस वक्त। उसके बाद उसका दीदी आया ऑफिस से, और सब हम, उसके दीदी तो रोज़ ऑफिस से आते ही ग्रीक मतलब भाई के साथ रहना, उसका टेक केयर करना ऐसा, और ऑफिस जाने से पहले उसका साथ रहना। मेरे बेटी अपने भाई को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, ग्रीक को लेके बहुत ज़्यादा, तो उसके पीछे वो पूरा फोकस रहता था। फिर हाँ, मेरे बेटी 2-3 दिन से ग्रीक के साथ सोना चाहते थे, पर मेरे को मालूम है कि मेरे बेटी वो सीन नहीं ले पाएगा जो ग्रीक का चल रहा है। तो मैं और मेरे हस्बैंड का भी सेरिब्रल अटैक हो चुका है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ब्रेन का हो चुका है, तो मैं बेटी को और हस्बैंड को जितना हो सके बोल रही थी पास वाले घर में जाओ, क्योंकि वो चीज़ जितना हो सके वो लोग कम देखें, ऐसा मैं उसको उन लोगों को भगा देती थी। तो मैंने बेटी को बोला कि नहीं, तू, तेरे को नहीं सोना, मैं सोने नहीं दूंगी ग्रीक के साथ, ठीक है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं खुल के ये बोलना नहीं चाहती थी कि तू नहीं झेल पाएगी, तेरा दिमाग नहीं इसको झेल पाएगा। मेरे को मालूम है ना, बेटी भी मेरी है, बेटा भी मेरी ही है, मेरे को मालूम है ना दोनों का एनर्जी। तो मैं उसको भगा देती थी। तो उस रात भी जो है मेरे बेटी लास्ट वो सोने मतलब खाना खाने के बाद सोने चला गया। हम लोगों को बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि मतलब हम खा रहे हैं और वो उसके सामने, और वो नहीं खा पा रहा था, और उसको भी एक गिल्टी नहीं था। ग्रीक को ये प्रॉब्लम था कि तुम लोग खाओ भाई, जो भी करो, पर मुझे अपने माँ बाबा और दीदी को छोड़ के नहीं जाना। फिर सुबह 4:15 को ऐसा ही एक स्ट्रगल ग्रीक ने फिर से फेस किया कि उसके प्राण निकलना है, वो खींच रहे हैं और ग्रीक स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने तब भी थोड़ा ग्रीक को बोला कि ग्रीक तू भोले का नाम ले, तू भोले का नाम ले, उनको दिमाग में रख, उनका नाम को चैंट कर, नाम को मन ही मन में, और तू छोड़ दे ये शरीर, तू छोड़ दे, तो ज़िद मत कर। वो मेरा लास्ट जो समझाना था 4:15 को। उसके बाद 5 o'clock फाइनली ग्रीक ने अपने आप को छोड़ दिया और फाइट नहीं किया। और 1 मिनट या 2 मिनट उसका वो तरफ था, वो शरीर, आत्मा का शरीर छोड़ने का। वो उस टाइम 5 बजने से कुछ टाइम पहले वो बिस्तर मतलब वो ज़मीन 4:15 को ज़मीन पे था। हम लोग बार बार बोल रहे थे बिस्तर पे आके सो, पर वो ज़मीन पे ही जा रहा था। और उससे जब 5 o'clock वो फाइनली चला गया, उससे पहले वो बिस्तर पे आके सोया, और फिर उसका वो पेन चालू हुआ तुरंत। वो बिस्तर पे इसीलिए आके सोया क्योंकि उसको लेने का प्रोसेस फिर चालू हो गया था। और वो टाइम था कि ग्रीक ने फाइट करना छोड़ दिया, क्योंकि वो माँ का कोई बात नहीं टालते थे। जो उसने बहुत ज़्यादा फाइट किया, उस टाइम उन्होंने फाइनली फाइट करना छोड़ दिया ग्रीक ने, क्योंकि माँ का कोई बात वो नहीं टालते थे। नहीं तो उस टाइम भी वो कष्ट झेलता, पर बॉडी वो नहीं छोड़ता। और मेरे आंखों के सामने इंस्टॉलमेंट पे इतनी उसका शरीर छोड़ने का जो बार बार प्रोसेस चल रहा था, तो उस टाइम मेरे दिमाग में भी ईश्वर ने ऐसा कुछ थॉट दिया कि कुछ सेकंड्स के लिए तू भी थोड़ा हट जा उसके आंखों के सामने से, नहीं तो वो फाइनल जो
उसको उसके आत्मा को शरीर छोड़ना था ना, तो माँ के सामने उसकी आत्मा शरीर छोड़ पा रहे थे। तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए बाथरूम चला गया, और कुछ सेकंड्स के बाद जब मैं बाथरूम से आके बाहर निकल के सामने आया तो वो नहीं था। और इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया माँ के कहने पे, और फाइनली वो शरीर छोड़ दिया। और मैं फाइनली टूट गई इसके बाद, और पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी मैं, मेरे बेटी हम लोग के वो नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जो भी हो, उसके बाद जो 27 नवंबर 5 o'clock ब्रह्म मुहूर्त में वो चला गया, मेरा बेटा चला गया। मैंने अपना सन खोया, मेरा बेटा खोया। और उसके बाद मैंने 27 को नहीं 28 को मेडिटेशन पे बैठ के उसके साथ मैंने कनेक्शन बनाया था। मैंने बोला था कि ग्रीकू बाबा, मैं तेरे से बात करूँगी, मेरे को दर्शन देना, मेरे से बात करना। तो 28 नवंबर को मैं मेडिटेशन, मतलब सिर्फ 28 नवंबर को नहीं, मैं पूरा 7 दिन में से आज मैं सुबह मेडिटेशन नहीं किया, लेकिन मैं कल तक मेडिटेशन पे उसके साथ कनेक्शन बना रही थी, और उसके साथ कनेक्शन बनाया। कब वो कहाँ है, किधर है, अभी वो किधर है, कहाँ पे है, मैंने पूरा वो देखा। उस क्या वो मैसेज हम लोगों को देना चाहता है, वो मैसेज रिसीव किया, हस्बैंड को फॉरवर्ड किया, बेटी को फॉरवर्ड किया। क्या मैसेज मेरे लिए था वो भी मैंने लिया। मेरे लिए जो ग्रीक ने मेरे को मैसेज दिया कि माँ, जब तुमने मेरे को लाए थे ना, तो अब बहुत फास्ट तुमने डिसीजन लिया था, और कभी भी इसके बाद तुम इतनी फास्ट डिसीजन मत लेना। जब भी डिसीजन लो, कभी इतना फास्ट डिसीजन मत लेना अपनी ज़िंदगी में। तुमने बहुत फास्ट डिसीजन लिया था, तुमने सोचा नहीं था। तुमने मतलब डिसीजन तुम जब भी लो, ऐसा मत लो कि सामने वाला इंसान ने चाहा, मांगा, और तुमने उनकी मांग पूर्ण करने के लिए डिसीजन लिया। डिसीजन तुम तभी लो उस चीज़ की जब तुम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर खुद हो जाओ। तुम खुद प्रिपेयर नहीं थे, बहुत फास्ट डिसीजन लिया था। तो जब तुम खुद प्रिपेयर हो किसी चीज़ के लिए, तभी उस चीज़ के लिए डिसीजन लो। यह मैसेज मेरे लिए था, उसके दीदी के लिए कुछ था, उसके बाबा के लिए कुछ था। मैंने सबको वो मैसेज फॉरवर्ड किया। तो इसके बाद मेरे को मैसेज आया कृष्णा के तरफ से कि मुझे उसको फ्री करना है, क्योंकि उसका तो अटैचमेंट है ही हम लोगों के साथ, पर हम लोग भी बहुत ज़्यादा उसके साथ जुड़ा हुआ है। ख़ास करके मैं तो कर ही रही थी, मेरे बेटी का, उसका भी था, मेरे हस्बैंड का भी था, और मैं भी कर रही थी, क्योंकि मेरा तो कुछ ऑफिस का मामला नहीं था। मैं तो घर पे काम करते करते उसका थॉट आना, उसके लिए रोना, मेडिटेशन पे बैठ के उसके साथ कनेक्शन बनाना। तो बाद में मेरे को कृष्णा का मैसेज आया कि तुम्हें अभी उसको छोड़ना है, उसको जाने देना है, उसको मूव ऑन करना है। तो तब तक वो हमारे साथ थे, हमारे घर पे थे, मेरे बेटी के साथ थे, मेरे साथ थे, मेरे साथ सो रहे थे, बेटी के साथ सो रहे थे। मैं देख रही थी ये सारा चीज़, मैसेज ग्रीकू बाबा मेरे को दे रहे थे मेडिटेशन पे।
तो बाद में मैंने बोला कि बाबा तू मूव ऑन कर, तू तेरे को। और हाँ, मेडिटेशन पे ग्रीक ने मेरे को ये मैसेज भी दिया था कि उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया कि अभी मेरे को नहीं जाना। तो उन्होंने वो मूव ऑन नहीं कर रहा था, वो हमें छोड़ के नहीं जा रहा था। वो उसका साउंड भी मेरे को सुनाई दिया। और उसका डॉग लाइफ से पहले लास्ट बर्थ क्या था वो भी एक क्वेश्चन था। तो मैंने पूछा कि अगर तेरे को बोलना है तो बोल के डॉग लाइफ से पहले तेरा लास्ट बर्थ क्या था। तो उसने मेरे को 2 दिन, क्योंकि एक दिन मैंने देखा कि उसका लास्ट बर्थ क्या था, मैंने देखी तो मैंने सोचा कि क्या मेरा गलतफहमी है, क्या सच्ची में ये उसका लास्ट बर्थ यही था। और उसके बाद वो डॉग बन के हमारे ज़िंदगी में आया सच में। तो सेकेंड डे फिर से उन्होंने मेरे को उसका लास्ट बर्थ का और एक सीन दिखाया। तो मैं श्योर हो गई कि हाँ यही उसका लास्ट बर्थ था। तो हमारे ज़िंदगी में आने से पहले उसका लास्ट बर्थ एक फीमेल था, वो एक लेडी था, एक लड़की थे, वो एक बंगाल का लड़की थे, फीमेल थे, बहुत ही ब्यूटीफुल। साम बर्न था, श्यामला बर्न था उसका, बहुत ब्यूटीफुल था। तो उसके लाइफ का दो छोटा छोटा हिस्सा 2 दिन में दिखाया। तो मैं श्योर हो गई कि हाँ यही उसका लास्ट बर्थ था। उसके बाद मैंने बोली कि बच्चा तू जा, तू मूव ऑन कर, तेरे को अभी मूव ऑन करना है। तो वो मम्माज़ बॉय था। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को मेडिटेशन पे दिखाया, बहुत स्माइली फेस पे, कि माँ मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ फाइनली। तो तब वो किधर खड़ा था वो स्थिति मैं देखी। उसके बाद और एक दिन मैं मेडिटेशन पे बैठ पे कनेक्ट किया कि अभी वो किधर है। तब भी मैं देख रही थी कि हाँ उसने मूव ऑन कर ली, वो जा रहा है। और उसके बाद एक ऐसा दिन आया जो कल का दिन था, पता चला कि वो बहुत दूर चला गया, बहुत दूर। शायद मुझे एक ऐसा भी कुछ दिख रहा था नगरी, वो कोई अलग ही डायमेंशन का है। उधर भी घर है, मंदिर है, उधर भी लोग रहते हैं, बहुत कुछ दिख रहा था। बहुत सारे वो जा रहे थे, बर्फ़ का पहाड़, बर्फ़ से घिरा हुआ जंगल, वो एक शहर जिधर मंदिर है, लोग हैं, बहुत कुछ क्रॉस करके वो बहुत दूर चला गया। कौन सी डायमेंशन में है वो मुझे मालूम नहीं, पर मेरे को दिखा, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। उसके बाद कृष्णा का ये मैसेज आया मेरे लिए कि अभी तुमको और दिखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अभी तुम उसको छोड़ दिया, उसको बोला कि तुम जाओ, पर फिर भी तुम उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, उसको देखने की कोशिश कर रहे हो, उसके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये नियम से बाहर है, ऐसा मत करो। तुमको जितना भी ईश्वर ने तुमको स्पिरिचुअल पावर दिया है, तुम उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका इस्तेमाल तुम एक हद तक कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। तो फाइनली आज मैंने एक ब्रेक लिया। आज मैंने मेडिटेशन पे ही नहीं बैठा, मैंने एक ब्रेक लिया। और कृष्णा का मैसेज है कि अभी तुमको अपने लाइफ में वापस आना है। अभी तुमको उसको पूरा फ्री छोड़ देना है। उसको लेके तुम एक पॉजिटिव माँ की तरह बिहेव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। ये भी एक तरह से उसको तुम पीछे खींच रहे हो। तो उसको अभी तुम पूरा फाइनली छोड़ दो, ठीक है? छोड़ो, उसके लिए जितना प्रे करना है तुम करो। मैंने किया पूरा 7 डेज़, पर जो एक पॉजिटिव माँ की तरह तुम छोड़ के भी नहीं छोड़ पा रहे हो, और मेडिटेशन के थ्रू भी तुम उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, वो कहाँ है नज़र रख रहे हो।
ये तुम अपने स्पिरिचुअल पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो उसके बाद मैंने अभी बंद कर दी ये चीज़, और आज मैं मेडिटेशन पे नहीं बैठा, मैंने ब्रेक ली। एक बात जो मैं बोलना भूल गई थी इस बीच, कि ग्रीक अपने डेथ के कुछ दिन पहले तक, मतलब 27 नवंबर को वो चला गया, और उससे पहले जो 2-3 दिन था वो बार बार मंदिर में जाता और भोलेनाथ के सामने शिवलिंग के सामने जाके बैठता और बार बार शिवलिंग की तरफ देखता रहता था, और शिवलिंग के सामने माथा रख के मतलब सो जाता था। शायद प्रे कर रहा था तब कि भोले मेरे को थोड़ा और टाइम दे दो, ऐसा वो कर रहा था। ये सब कुछ शेयर करना था, मैंने किया शेयर। ग्रीक भी चाहता था, और मेरे बेटा ग्रीक अभी जहाँ भी रहे, जिधर भी रहे, ईश्वर उसको बहुत खुश रखे, क्योंकि उसका कर्म बहुत अच्छा था। उन्होंने उसका कर्म डॉग एक लैब्राडोर के रूप में जितना कार्मिक अकाउंट उसको क्लियर करना था, उसने बहुत ही ब्यूटीफुली उसको क्लियर किया। हम लोगों के साथ बहुत, हम लोगों को भी हेल्प किया, बहुत हम लोगों को भी उन्होंने झेला, बहुत पेन उन्होंने भी लिया, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने अपने लाइफ जर्नी को कंप्लीट किया। तो ईश्वर उसको बहुत ही खुश रखे, बहुत ही अच्छा फल दे उसको, यही मेरी प्रे है। और आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी ग्रीक के लिए प्रे करना कि उसको अच्छी गति मिले, अच्छा जन्म मिले, उस जो भी हो ईश्वर उसको अच्छा फल दे, अच्छा रिज़ल्ट दे। वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल सोल था, बहुत ही एक अच्छा सोल था। एक लैब्राडोर डॉग के शरीर में वो बहुत ही एक हाई लेवल का सोल था। कोई भी नॉर्मल सोल इतना पेन नहीं झेल सकता, इतना स्ट्रगल करने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहता, और इतनी माफ़ी शायद एक डॉग ही किसी को कर सकता है। तो बस इतना ही। आप लोग प्लीज़ मेरे बेटे ग्रीक उसके लिए प्रे करना। जिन्होंने भी लास्ट तक सुना है, बहुत थैंक यू। प्लीज़ प्रे करना। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधा राधा। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।